हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षा सागर 9.0 पे। मेरे दोस्त, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और बढ़िया से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लास 10th केमिस्ट्री सब्जेक्ट का संपूर्ण चैप्टर का प्यारे दोस्तों एक एक क्वेश्चंस चुन चुन करके लाया हूं, छाट छाट करके लाया हूं प्यारे दोस्तों, जो आपको 2026 के बिहार बोर्ड में आपको दिखाई देंगे। क्वेश्चंस पेपर में मेरे प्यारे दोस्तों यही आज का जो मैं बता दूंगा ना, जो आप पूरे एक साल में पढ़े हो ना, मैं बस 2 घंटा में मेरे दोस्त मैं वो एक साल का पूरा विवरण आपको मैं बता दूंगा। ये 2 घंटा आप मेरे को दीजिए, मैं आपको सच्चाई के साथ बताता हूं कि आज के एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। इतना से ज्यादा कभी भी बिहार बोर्ड आज तक नहीं पूछा है और ना ही पूछेगा, है ना। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, महत्वपूर्ण क्लास है। तो जल्दी से अपने सभी मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना, लाइक कर दीजिए, अपना अटेंडेंस बना दीजिए। मेरे दोस्त, मैं जानता हूं कि आज की क्लास जो होगी ना, काफी मजेदार क्लास होगा। केमिस्ट्री की क्लास है, पूरा चैप्टर का है ना, एक साथ प्यारे दोस्तों, तो मजा आने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को, आज की क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास, है ना, सभी लोगों के पास, है ना, शेयर कर दीजिए, ताकि मैं क्लास को शुभ आरंभ कर सकूं, है ना। तो चलिए प्यारे दोस्तों, है ना, ज्यादा समय व्यक्त ना करते हुए, है ना, सीधे हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज का मेरे दोस्त सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री का क्वेश्चंस है ना। काफी मजा आएगा, एक एक चीज बता देंगे, है ना, जो आपके प्रश्न पत्र में दिखाई देंगे। 21 फरवरी प्यारे दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ना। साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें एक एक क्वेश्चंस आप फोड़ करके आइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 मेरे दोस्त कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 मजा आएगा, है ना, पूरा मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है ना, जो 2010 में पूछा है प्रश्न, 2013 में पूछा, 2016 में पूछा और 2019 में पूछा गया। पूरा एक एक क्वेश्चंस में एनालिसिस किया मेरे दोस्त, एक एक क्वेश्चंस को देखा, है ना। चाहे आप गेस प्रश्न से देख लीजिए, ये प्रश्न मिलेगा 2010 में मिलेगा। मॉडल पेपर भी हमने देख लिया, जो गाइड्स होते हैं ना, पूरा बुक क्वेश्चंस बैंक को उथल पुथल कर दिया मेरे दोस्त, है ना। तो देखिए, जरूर मिलेगा। यदि विश्वास नहीं है तो आप जा करके चेक कर सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है ना। आप जानते होंगे, वैसा रासायनिक समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं जिनमें प्रतिफल यानी उत्पाद दोनों बराबर होना चाहिए, अभिकारक और प्रतिफल दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे मेरे दोस्त, है ना, संतुलित, जैसे कि H2, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हैं, जब मिलते हैं तो H2O बनते हैं, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु, तो इधर भी हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन 2, लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, बल्कि यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो हम इसको संतुलित कैसे करते हैं, आपको नियम पता होगा, है ना। इसके 2 विधि होते हैं, एक तुक्का विधि, है ना, जो हम ऐसे ही बना लेते हैं, एक गणितीय विधि होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो तुक्का विधि ऐसे ही हम लिख देंगे इसके सामने 2, यानी कि मेरे दोस्त हाइड्रोजन के 4 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु। अब गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन के 2 अणु और इधर हाइड्रोजन के 4 अणु, तो बिल्कुल गलत है। तो इधर भी हम 2 कर देंगे, यानी हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, तो इसमें भी हाइड्रोजन 4 और इसमें भी ऑक्सीजन 2, यानी संतुलित हो गया, अनुपात बराबर हो गए।
दोनों का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया, रेशियो। यानी मेरे दोस्त अनुपात में बराबर होता है क्या चीज, संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन असंतुलित रासायनिक समीकरण अनुपात में बराबर नहीं होता है ना। ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आता है प्रश्न में कि संतुलित रासायनिक समीकरण कहते किसको है और संतुलित को, असंतुलित को संतुलित करे, है ना। ये प्रश्न पूछता है हर बार, बिहार बोर्ड पूछता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, अनुपात में बराबर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊं, बिल्कुल समझ में आया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा प्रश्न कहता है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया मतलब मेरे दोस्त संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा नाम याद रखना है, दूसरा नाम याद रखना कि इसका और भी कोई नाम होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्रश्न में पूछता है संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया क्या है या फिर संयोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आपको दोनों नाम याद रखना है, तभी एग्जाम में अच्छे से लिख पाइएगा। नहीं तो आपको आते हुए भी आप नहीं लिख पाइएगा, है ना। आपको आता है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या है, लेकिन परीक्षा में लिखा रहेगा संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आपको आ रहा है लेकिन आप छोड़ करके आइएगा, है ना। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। और आज की क्लास में मैं वो सभी चीज बताऊंगा, पूरा खुल के बताऊंगा, है ना, जो कि छूटेगा नहीं प्रश्न, ठीक है। 2 नाम हो 3 नाम हो मेरे भाई, सब कुछ बता देंगे, है ना। तो देखिएगा संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, जब कोई, है ना, जैसे कि देखिए मेरे दोस्त, है ना, हम लिख रहे हैं बी, है ना, जैसे कि हम सी लिख रहे हैं, है ना, जैसे हम लिख रहे हैं क्या चीज सी, तो ये कैसे मिल करके बना है, ए और प्लस बी से मिलकर के बना है। डी लिखेंगे तो ए बी और सी से मिलकर के बना होगा, है ना। तो मतलब कि 2 छोटे छोटे क्या मिल रहे हैं, पदार्थ मिल रहे हैं, और एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया, बिल्कुल। यानी कि मेरे दोस्त रासायनिक, जैसे कि यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, जिसको क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए बता देता हूं क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट थोड़ा है ना। इसको खाड़िया चूना कहते हैं, है ना, इसी को शायद संगमरमर भी कहते हैं, जिप्सम, है ना। मेरे दोस्त ये कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस कार्बन हाइड्रोक्साइड है ना। तो ये बताइए संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है, हाँ नहीं है ना। जिंक है, कॉपर सल्फेट है, रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर बना देता है, जो कि बिल्कुल नहीं है ना। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम क्लोरीन है ना, HCl है, तो सोडियम क्लोरीन प्लस H2O जल का निर्माण करता है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो है क्या चीज मेरे दोस्त, हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है और H2O जल का, बिल्कुल। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, है ना। समझ में आया, बिल्कुल समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस बढ़े, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है जल्दी से देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चंस है ना, अगला प्रश्न, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण। देखिए अब अपघटन अभिक्रिया का भी दूसरा नाम है ना, केमिस्ट्री यही है मेरे दोस्त। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन होंगे, अपवाद होगा केमिस्ट्री में, है ना। जैसे कि आगे मैं बताऊंगा जब क्वेश्चंस मिलेंगे ना, तो उस वक्त। अपघटन अभिक्रिया का दूसरा नाम वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। वियोग होता है, अलग होता है, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़े से अणु के टूटने से 2 छोटे छोटे, है ना, अणु का निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है, तो उसे हम कहते हैं वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। एक बड़े से अणु के टूटने से, यानी मेरे दोस्त समझिएगा इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए, हाइड्रोजन क्लोरीन HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरीन बना देगा, नहीं, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनेगा, है ना। अपघटन अभिक्रिया इसमें कौन है बताइए तो जरा सा,
हम भी देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम है ना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। उसके बाद है सोडियम प्लस क्लोरीन, तो NaCl बन गया, है ना। उसके बाद क्या है AgNO3 प्लस NaCl AgC, है ना, रिएक्शन करता है तो AgCl प्लस क्या है, तो यहाँ पर है मेरे दोस्तों, है ना, NaNO3। बताइए जल्दी से, है ना, अपघटन अभिक्रिया इसमें कौन है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए जल्दी से क्या होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर यही होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और रिएक्शन किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 4 है मेरे दोस्त। क्वेश्चंस नंबर 4 क्या कहता है, देखना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। इसका भी दो नाम है, अब कहिएगा इसका भी दो नाम है, क्या बताएं। द्विविस्थापन अभिक्रिया को कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया, है ना। अभी जो भी बताएंगे ना काफी इंपोर्टेंट, एग्जाम में ना लिखा हो द्विविस्थापन अभिक्रिया तब क्या कीजिएगा, वहां लिख दिया जाए उभय विस्थापन अभिक्रिया, तो फंस जाइएगा। आपको आ रहा है लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हैं, है ना, आज यही हो रहा है। तो मेरे दोस्त देखते हैं, है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते पहले किसको है, ये जानना होगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, है ना, जिसमें अभिकारक, है ना, जब दो अभिकारक अपने समूह का अदला बदली करके, है ना, एक नए यौगिक का, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम द्विविस्थापन या उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें हमको खोजना है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है ना। देखिए क्या है ना, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2O, ये तो नहीं है ना। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये भी नहीं है। जिंक कापर सल्फेट और जिंक सल्फेट प्लस कापर बना है, ये भी नहीं है। सोडियम क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन जब रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोरीन बनाता है। मेरे भाई इसमें तो कोई नहीं है, इसमें तो कोई नहीं है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया इसमें कोई नहीं है ना। तो देखते हैं क्या चीज है ना। चलिए हम खुद से एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम खुद से देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं है, ठीक है ना, तो नो लिखा है ना, तो आप लिख सकते हैं नीचे में, है ना, ई बना करके लिख लीजिए नो, इसमें से कोई नहीं। एग्जाम्पल अब मेरा देख लीजिए, है ना, जब दिया नहीं है तो हम, है ना, टेंशन काहे ले रहे हैं, है ना। चलिए देखिए एग्जाम्पल हम ही लेते हैं, है ना। द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया परिभाषा हमने अभी बता रखा है, अभी जस्ट बताया है। देखिए जैसे कि मेरे दोस्त यहाँ पे होता है ना, बेरियम ले लिए, है ना, बेरियम ले लिए और क्या चीज ले लिए, है ना, तो बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं ना, Cl2 ले लेते हैं, और प्लस क्या चीज ले ले, तो सोडियम सल्फेट लेते हैं, है ना, तो सोडियम NaSO4, और रिएक्शन क्या होगा बताइए, है ना, इसका क्या होगा, तो बेरियम क्लोरीन प्लस सोडियम सल्फेट अभिक्रिया जो करेगा, भाई रिएक्शन आता है ना कराने के लिए, यह सब पता होगा, हम आशा करते हैं कि आपको आता होगा, है ना। तो देखिएगा यदि नहीं आता है तो अब कोई उपाय नहीं है, लेकिन अभी भी आप सीखना चाहो तो आप सीख सकते हो, कमेंट आप कीजिएगा, मैं स्पेशल वीडियो बताऊंगा, ठीक है। देखिए बेरियम क्लोरीन सोडियम सल्फेट जब अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा मेरे दोस्त, है ना, क्या चीज बनेगा, बेरियम सल्फेट और NaCl2, है ना, क्या चीज बनेगा, बनेगा VaSO4 प्लस NaCl2 बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना। नहीं दूसरा एग्जांपल लें, चलिए ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। पहला एग्जांपल नहीं समझ में आया, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा लेंगे, क्या दिक्कत है। दूसरा एग्जांपल मेरे दोस्त समझना है, जैसे है ना, HCl ले लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद इसके साथ हम क्या चीज ले लें बताइए, है ना, इसके साथ लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा,
जल्दी से बताइए, है ना। HCl क्या है? अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यह एक क्षार है, भस्म है, तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा, प्लस में जल बनेगा, NaCl बनेगा, है ना, सोडियम NaCl, है ना, नमक बन जाएगा, नमक बन जाएगा, और प्लस क्या चीज बन जाएगा? NaCl, और H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा, है ना। अब ये भी पता होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंत में जल का निर्माण होता है उसे हम उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखे ना, बस दम 1 मिनट में बता दिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंत में जल का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। तो हमारा यही कमाल है, एक में 2 से 3 का फायदा करवाते हैं, है ना, एक में 2 से 3 का फायदा करवाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, समझ में आया ना? बिल्कुल समझ गए। यहाँ पे मेरे भाई इसमें से तो कोई नहीं है ना। कैसा रिएक्शन है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें से कोई नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, है ना, 5वां, है ना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन का सही उदाहरण दीजिए। फिर यहाँ पे उल्टा करके लिख दिया ना, है ना, उल्टा करके लिख दिया। देखिए ऐसी प्रश्न हम नहीं बनाए मेरे दोस्त, प्रश्न ये प्रश्न पत्र में था, आपके क्वेश्चन पेपर में। आप जाइए 2012 का क्वेश्चन पेपर निकालिए, ठीक है, उसमें देखिएगा आपको जरूर मिलेगा, है ना। ऐसा ही प्रश्न, है ना, पहले से पूछा बिहार बोर्ड। देखिए यहाँ पे क्या किया है, ऑक्सीकरण को हम क्या कहते हैं, है ना, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया, है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं, है ना, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, है ना, और ये है अबकरण रासायनिक अभिक्रिया का, चूंकि अबकरण का दूसरा नाम होता है अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया? नाम समझिए, है ना। यहाँ पे यही खेल है, क्या कीजिएगा, केमिस्ट्री है ना, तो ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन का सही उदाहरण हमको देखना है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, है ना, फेरिक प्लस O2, है ना, O2, है ना, क्या है? लोहा है, आयरन है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो शायद 26 होता है ना। देखिए O2 ऑक्सीजन है, तो जब आयरन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो लौह ऑक्साइड का निर्माण करता है, और आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या वास्तव में यही है हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते किसको है, जरा सा ये हमको बताइए तो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, है ना, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। और अपकरण रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग परंतु ऑक्सीजन का निष्कासन हो। बिल्कुल समझ में आया? तो देखिएगा मेरे दोस्त, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन बना है, HCl बना है, NaCl प्लस H2O। सोडियम जिंक है, जिंक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है, तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है, तांबा बनाता है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। मेरे दोस्त राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe प्लस, है ना, Fe प्लस O2। आयरन अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन से तो बना देगा लौह ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। मजा आया कि नहीं? 5 क्वेश्चंस किए हैं और काफी तगड़ा वाला प्रश्न था, है ना, 5 क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से मेरे दोस्त मजा आएगा, है ना। अभी देखिए, अभी तो शुरुआत है ना, अभी बैठिए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा और मजा भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां कहता है मेरे दोस्त, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का ह्रास मतलब मेरे दोस्त अभी हम परिभाषा बताए थे अपकरण रासायनिक अभिक्रिया का, है ना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना, है ना, और ऑक्सीजन को बाहर फेंकना, अपकरण अभिक्रिया। अपकरण अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो अपचयन अभिक्रिया होता है। यानी राइट आंसर अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। समझ में आया ना? बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है?
श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो बताइएगा, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है, उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया है, या उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है? पता करना होगा कि उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं और उष्मा क्षेपी किसको कहते हैं। मेरे दोस्त पहले इसका राइट आंसर बताइए, उसके बाद जो होगा मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। और यदि किसी प्रकार की कंफ्यूजन है, दिक्कत है, कमेंट कीजिए, मैं उसको दूर करूंगा, ठीक है। देखिए मेरे दोस्त, है ना, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा उष्मा, है ना, उष्मा क्या चीज, जल्दी से बताए, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, नहीं उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया है ना, उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? तो उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। राइट आंसर है उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। किसको कहेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके प्रतिफल में उष्मा की मात्रा बढ़ती है, अर्थात तापमान बढ़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। किंतु उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके प्रतिफल में, उत्पाद में, प्रोडक्ट में, है ना, उष्मा की मात्रा घटती हो, है ना, उस तापमान घटता हो, तो उसे हम कहते हैं उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर, लवण किससे बनता है? बिल्कुल सरल पूछा है ना, 2012, 16 और 20 में पूछा है। लवण किससे बनता है मेरे दोस्त? है ना, जैसे कि हम अभी बताए थे आपको, है ना, बताया था हमने, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, प्लस, है ना, सोडियम Na, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, यह एक लवण है, सॉरी क्षार है ना, तो रिएक्शन करता है ना, रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, है ना, बना देगा NaCl प्लस H2O, यानी मेरे दोस्त लिख दूं, नाम लिख दूं, तो ये हमारा क्या चीज है, तो ये हमारा जो है अम्ल है, ठीक, और ये हमारा क्या चीज है, तो ये हमारा क्षार है, ठीक, और ये हमारा क्या चीज है, तो लवण है, लवण है, और ये हमारा क्या चीज है, तो ये हमारा जल है, ठीक है, जल है। अब समझ में आया आपको कि अम्ल और क्षार मिलता है तो लवण बनता है ना, और जिसके अंत में जल बनता है उसे उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? बिल्कुल मेरे दोस्त, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक, या फिर अम्ल और भस्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर कहता है मेरे दोस्त, है ना, कि पीएच स्केल किसे प्रदर्शित करता है, किसे दर्शाता है? पीएच स्केल मतलब मेरे दोस्त, है ना, इसका पूरा नाम होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। समझ में आया? बिल्कुल आप समझ गए होंगे, है ना। तो देखिए, है ना, यह क्या प्रदर्शित करता है, तो किसी विलयन में, है ना, उपस्थित अम्ल की मात्रा को ये चेक करता है। यदि पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम रहेगा तो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा रहेगा तो विलयन उदासीन होगा, नहीं क्षारीय होगा। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 रहता है तो वह उदासीन होता है। जैसे में मेरे दोस्त जल, है ना, जल का पीएच मान 1 होता है, यानी कि वह उदासीन होता है ना। उदासीन का मतलब, है ना तो उनमें किसी प्रकार का स्वाद हो, ना तो उनमें किसी प्रकार का रंग हो, है ना, तो उसे ही तो हम उदासीन कहते हैं। तो मेरे दोस्त देखना है ना, थोड़ा सा देखना है, इसका राइट आंसर बता दीजिए, है ना, क्या हो जाएगा, है ना, अम्लीयता और क्षारीयता का गुण दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बहुत अच्छा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आप पढ़े होंगे, है ना, बेकिंग सोडा। चलिए, राइट आंसर क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको आप पढ़ सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कोई दिक्कत? पढ़ना कैसे आपको पता होगा, क्योंकि मेरे दोस्त अब एग्जाम आ रहा है, तो एक साल क्या किया, यही तो सीखा, है ना, आपने एक साल यही सब तो सीख रहे थे। अब सीखना नहीं है, अब आपको दिखाना है ना, अब दिखाने की बारी आ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरे दोस्त, है ना, मिश्र धातु का उदाहरण है। मिश्र धातु का उदाहरण है, देखते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए कहता है पीतल होगा, ऑप्शन नंबर बी कहता है लोहा होगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है जिंक होगा, ऑप्शन नंबर डी कहता है जस्ता होगा। हम कहते हैं, पहले आप क्या कहते हैं हम ये देखते हैं। चलिए जल्दी से बताइए, उसके बाद हमारा जवाब होगा। 1 मिनट तेरा और 1 मिनट मेरा, ठीक है, यही वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं यहाँ पे। तो जल्दी से बताइए मिश्र धातु का उदाहरण क्या है, तो बता दूं अब। चलिए, समय खत्म हुआ, समय अब मेरा। पीतल होता है, मिश्र धातु का उदाहरण क्या होता है? तो पीतल होता है। मेरे दोस्त, यह किस चीज का मिश्र धातु, किसका होता है मिश्र? तो देखते हैं, चलिए वो भी लिख देता हूं। ये जो है हमारा, है ना, कापर Cu प्लस जिंक Zn का होता है ना। कापर Cu, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है पीपल, पीपल कहते हैं पीतल। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरे दोस्त, है ना। बहुत मजा आ रहा। खाड़िया का रासायनिक नाम क्या है? हमने फर्स्ट क्लास में ही बताया था, शुरुआत में ही मैं बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में। खाड़िया चूना का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है? मेरे दोस्त जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, खाड़िया चूना कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना। NaCl तो नहीं होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है, पोटेशियम क्लोरीन ये भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 13वां नंबर। 13 नंबर कहता है, क्या चीज कहता है? किस बिलियन का उपयोग दीवारों की सफेदी कराने के लिए किया जाता है? करने के लिए किया जाता है ना। किस बिलियन का उपयोग दीवार को सफेदी करने के लिए किया जाता है? बताइए तो, है ना, जल्दी से बताना है ना। लिखता है सोडियम हाइड्रो, है ना, कार्बोनेट। बताइए जल्दी से। उसके बाद सोडियम हाइड्रोकार्बो, है ना, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का हॉल ट्वाइस। तो बिल्कुल यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा, है ना। इसको लॉक किया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का हॉल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 14 में पहुंच गया। देखिए, टूथपेस्ट का प्रकृति क्या होता है? टूथपेस्ट का प्रकृति क्या होती है, उसके नेचर कैसा, स्वाद कैसा होता है? तो मेरे देश, टूथपेस्ट समझ में आया ना, पेस्ट, है ना, पेस्ट जो आप ब्रश पे लेते हो और ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। तो मेरे दोस्त टूथपेस्ट मतलब होता है ना, पेस्ट। ठीक है, और उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है क्या, क्षारीय होती है क्या, उदासीन होता है क्या, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त 15 नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 15 जो है मेरे दोस्त, कहता है कि धातुओं की
प्रकृति क्या होती है, धातुओं की प्रकृति क्या होती है। तो धातु जो होते हैं वे अक्सर विद्युत धनात्मक होता है और अधातु ऋणात्मक होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धनात्मक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ना कि स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के है ना अलावा कौन से तत्व रहते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा कौन सा तत्व रहता है। तो जल्दी से बताइए, उसके बाद मैं बताऊंगा। 1 मिनट तेरा और 1 मिनट मेरा। तो जल्दी से आपका तेरा जवाब आना चाहिए, है ना। तो लोहा है ना क्या चीज है, स्टेनलेस स्टील में है ना लोहा और कार्बन के अलावा क्रोमियम मिला होता है और निकेल साथ में मिला होता है, यानी निकेल और क्रोमियम शायद होगा ऑप्शन एल्यूमिनियम और लेड। नहीं भाई, है ना एल्यूमिनियम और लेड नहीं। मैग्नीशियम, मैग्नीज और क्रोमियम नहीं। निकेल, हाँ ठीक है, निकेल एवं क्रोमियम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना कार्बन किस प्रकार का तत्व है। जरा सा इसमें हमको समय दीजिए और मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, क्योंकि इस ये जो टॉपिक है ना कार्बन किस प्रकार का तत्व है ना काफी इंपॉर्टेंट तत्व है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये इसे आप केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 में पढ़े होंगे, है ना विस्तार से। प्यारे दोस्तों, यदि मैं पढ़ाता ना तो वास्तव में एक एक चीज पोस्टमार्टम करता, है ना लाइव दिखाता आपको, है ना मतलब लाइव, जैसे कि पोस्टमार्टम कैसे करते हैं वैसे, है ना। तो देखिए मेरे दोस्त, है ना लेकिन आज जो भी प्रश्न करा रहा हूं ना वो है ना 21 फरवरी को प्रश्न पत्र जब आप बैठिएगा ना लिखने के लिए, तो आप एक बार याद कर लीजिएगा, है ना हमको एक बार याद कर लीजिएगा। देखिए है ना कार्बन किस प्रकार का तत्व है। सबसे पहले प्यारे दोस्तों थोड़ा सा सुनना है और पेपर में नोट करते जाना है, ठीक। देखिएगा कार्बन किस तत्व, है ना तो मैं बताता हूं, चूंकि कार्बन जो है ना इसका जो लैटिन शब्द होता है वह होता है कार्बो। क्या होता है, कार्बो। कार्बो का मतलब होता है कोयला या फिर चारकोल। क्या होता है, कोयला या फिर चारकोल होता है। मेरे दोस्त कार्बन जो होते हैं वे अधातु होते हैं। क्या होते हैं, वे अधातु होते हैं। आगे सुनते जाइएगा, ठीक है। तीसरा है ना, तीसरा पॉइंट है। तीसरा क्या मैं बताऊं कि ये अधातु तो होते ही है, इसके परमाणु क्रमांक कितना होता है तो 6 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है तो 12 होता है। कार्बन में है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है तो 2 और 4 होता है। कार्बन का संयोजकता कितना होता है तो 4 होता है। और क्या बताऊं तो कार्बन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तीनों बराबर होता है। कितना तो कुल 6 होता है। और बताऊं तो और जानिएगा। चलिए क्या दिक्कत है ना समय है बताते हैं। तो मेरे दोस्त कार्बन जो होता है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, है ना ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। कार्बन जो होता है वो पी ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है, कार्बन पी ब्लॉक का तत्व है। इसको एकदम याद कर लीजिए, कार्बन पी ब्लॉक का तत्व होता है। और जानना है, हाँ तो बिल्कुल मैं बताऊंगा, है ना कार्बन 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 के कुल 3 अपरूप होते हैं। कौन कौन से, हीरा होता है, डायमंड, कोयला होता है ना ग्रेफाइट, और तीसरा बंक मिस्टर फ्लोरीन होता है। तीसरा क्या था, बंकिम मिस्टर फ्लोरीन होता है। और बताऊं और जानना है, ठीक। कार्बन की आकृति चतुष्फलकीय होती है। कार्बन की आकृति कैसी होती है तो चतुष्फलकीय होती है। आगे और जानना है तो कार्बन जो होता है वो उपसह संयोजी बंध का निर्माण करता है। मेरे दोस्त उपसह संयोजी बंध ही क्यों, क्योंकि कार्बन हमेशा
चार कार्बन जो होता है ना, वो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ग्रहण कर सकता है और ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। उसकी उतना क्षमता ही नहीं है, उसकी उतना ऊर्जा ही नहीं है कि वो दान कर सके या ग्रहण कर सके। हालांकि मैं बताऊंगा आगे चल करके, है ना, एक ही बार कितना उलट दे, है ना। चलिए, जैसे जैसे प्रश्न मिलते जाएंगे मैं आपको वो सभी इंफॉर्मेशन देता चलूंगा। तो इसमें सबसे पहले राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधातु होता है। आप सब तो टिक मार भी दिए होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 18वां नंबर। वाह, ये तो नीचे दी गई अभिक्रिया कौन सा कथन सत्य है। नीचे दी गई अभिक्रिया में ये अभिक्रिया है, ये रिएक्शन है, तो इसमें कारा कौन सा कथन सही है ना, देखना है। कॉपर है और O2 ऑक्सीजन है, अभिक्रिया किया, कॉपर सल्फेट बना दिया। यानी हम क्या देख पा रहे हैं बताइए, है ना, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन तो नहीं है ना। यानी मेरे दोस्त, है ना, अच्छा देखते हैं, कॉपर का अवकरण, अवकरण कब होगा, जब हाइड्रोजन शामिल होगा, है ना। कॉपर का ऑक्सीकरण, बिल्कुल कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर ऑक्सीजन जुट रहा है ना। पता होगा ना रेडॉक्स अभिक्रिया, पता है ना, इसमें तो सब फंसता है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या चीज, है ना। तो मेरे दोस्त, है ना, इसके लिए समय लगता है ना, इसके लिए समय लगता है। और हम कर क्या रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, है ना। पढ़े होंगे आप, आशा करते हैं कि आप पढ़े होंगे, है ना। जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसका राइट आंसर मैं बताता हूं, इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र अभी बताए थे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न दोहरा दिया है ना। चलिए, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है ना। ये सिरका में कौन सा अम्ल होता है, थोड़ा सा पानी पीजिए, एक पेपर लिए हुए हैं, पेन से लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। ठीक है, आपसे पूछेगा, पहले इसका राइट आंसर बता देते हैं, उसके बाद जो कुछ होगा पूछा जाएगा, बताया जाएगा। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि रुक करके बता दूं। चलिए रुक ही करके बता देता हूं, है ना। देखिए, सिरका में मेरे दोस्त एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब समझना है आपको, सुनना है दिमाग को खोल करके, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत कुछ अभी बताऊंगा, है ना। जो चीजें, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, नींबू या संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल। उसके बाद दही, खट्टा दही, है ना, खट्टा दूध, इन सब में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सेब में मेरे दोस्त पूछता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए, मौलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में मेरे दोस्त ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है। और बताऊं क्या चीज बताऊं, चलिए अब क्या मैं बता दूं, क्या चीज छूट रहा है, ये सब पूछे जाते हैं ना, याद रखना है, नोट डाउन करते जाना है एक एक पॉइंट को। और मैं बता दूं आपको, है ना, हाँ देखिए, मक्खी, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पूछता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पूछता है। और क्या चीज पूछता है, तो और पूछेगा आपसे, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा, नेटक का पौधा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अभी मैं 4 शायद बताया है ना, कौन कौन से, तो मधुमक्खी का डंक बताया, चींटी का डंक बताया, नेटक का पौधा बताया, और एक बिच्छू का डंक बताया। इन चारों में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल को कहते हैं हार्मो, है ना, ये
क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन अम्ल, है ना, फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं ना। मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल जो है मेरे दोस्त, है ना, क्या चीज, जो फॉर्मिक अम्ल होता है वो कार्बोक्सिलिक समूह का होता है। फॉर्मिक अम्ल किस समूह का होता है, कार्बोक्सिलिक समूह का होता है। याद रखना, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल का सूत्र भी होता है ना, HC, है ना, उसके बाद COOH होता है, ये होता है, ठीक है, जो कि कार्बोक्सिलिक समूह का होता है। और याद रखना है कि इसमें जो होता है ना, कितना बंध बनते हैं, है ना, तो इसमें जो होता है ना, एक पाई बंध बनता है और 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, बिल्कुल आगे नेक्स्ट बढ़ जाता हूं, ये सब लिखने वाला था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा है, बिल्कुल बहुत अच्छा पता होना चाहिए, है ना। कैल्शियम सल्फेट इनटू N2H2O, ये होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, नहीं होगा, है ना, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, तो कैल्शियम सल्फेट इनटू, है ना, अर्ध हाइड्रेट होगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, है ना। कॉपर कैल्शियम सल्फेट इंटू अर्ध हाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र पूछा है, जल्दी से बताना क्या होता है, बताइए। मजा आ रहा ना? बिल्कुल मजा तो आएगा भाई, मजा तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। आज की क्लास ना काफी यादगार क्लास बनाएंगे, वो भी तो केमिस्ट्री का, है ना। कल तो मेरे दोस्त फिजिक्स का बनाया ही था लाजवाब, आज केमिस्ट्री का लाजवाब, और कल बायोलॉजी का लाजवाब बनेगा, है ना। तो चलिए जल्दी से बताना है, नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 23 पहुंच गए। गोल्ड, सोना का परमाणु संख्या क्या होता है? सोना का परमाणु संख्या 79 होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ये मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, है ना, 24 कहता है कि किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु का? तो मैं बता दूं मेरे दोस्त, है ना, पारा, Hg, है ना। पारा वैसा धातु है जो कमरे के तापमान पर पिघल जाता है, यानी इसका गलनांक जो होता है Hg, मरकरी भी इसे कहते हैं, है ना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 25, बहुत अच्छा प्रश्न है ना। हमारा शरीर पीएच के कितने पारस के बीच कार्य करता है? पीएच मतलब मेरे दोस्त पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, है ना। तो बताइएगा कितने के बीच कार्य करता है ना। 7.0 से 7.0 तक, या 5.0 से 1 से, है ना, 5.0 तक, या फिर 7.0 से 7.8 है, या फिर कितना 7.3 से 7.5। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 7.0 से 7.8 के बीच, है ना, कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, है ना, कितना 26 नंबर, भाई अभी बहुत है ना, क्योंकि आज के प्रश्न से एक भी वैसा नहीं है कि बिहार बोर्ड में पूछा है अभी तक, जहां तक हमें पता है। क्योंकि मेरे दोस्त हम एक एक क्वेश्चन का दम एनालिसिस किए, एकदम छाट छाट करके लाए, है ना। जैसे देखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान, काफी सरल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और हम यह भी बताए हैं कि यदि पीएच मान किसी विलयन का 7 से कम हो तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा क्षारीय होगा, और 7 रहेगा तो वह क्या होगा? उदासीन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा, बिल्कुल बहुत अच्छा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए मेरे दोस्त। चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, ऑप्शन नंबर एक आता है C12H22O11, है ना, CH2O, या फिर CH3, है ना, COOH होगा, या फिर CH3CHO होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए, आप बताइए, है ना, काफी सरल प्रश्न है ना, बहुत क्वेश्चंस इजी है ना। चीनी का जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा C12H22O11 हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, है ना, कमरे के ताप पर, है ना, द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है? अभी बताए थे पारा Hg, जिसको हम मरकरी कहते हैं, है ना, Hg, है ना, मरकरी भी कहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूं। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, अभी हम बताए थे, है ना, क्या कहते हैं इसको, है ना, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, है ना। क्या चीज? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल कार्बोक्सिलिक समूह का होता है ना। और हमने यह भी बताया था कि इसमें एक मेरे दोस्त क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं, और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो 4 बनता है। ये सब ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अभी बताए थे फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है कि निम्नलिखित में से, है ना, कौन, किस कारण से, है ना, साधारण वर्षा होती है ना, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ना, बिल्कुल नहीं, है ना। क्लोरीन है? नहीं। क्या है? तो SO2 है, ये भी नहीं। जलवाष्प का संघनन, ये शायद सही लग रहा है ना। जलवाष्प का संगणन, ठीक है, बिल्कुल, है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊं। चलिए, किसी प्रकार की अभी तक दिक्कत हुई है तो प्लीज हमें बताइए, है ना। किसी प्रकार की यदि दिक्कत हुई है तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, है ना। आगे बढ़ जाऊं, है ना। 31-32 प्रश्न में हिल गए हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ना, धोबिया सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बहुत अच्छे प्रश्न है ना। तो बताइए क्या होता है? क्या HW दूं या फिर बता ही दूं, है ना। चलिए, बहुत सारे प्रश्न बताएं तो एक HW भी रहना जरूरी होता है ना। इसका खोज करके आप लाइएगा, ठीक है। धोबिया सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, है ना? सोडियम कार्बोनेट, बिल्कुल ठीक है। चलिए, ऐसे बता ही दिया अभी जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, है ना, देखिएगा तो क्या होता है, C6 होगा, है ना। ग्लूकोज का C6 होता है ना, H6 होता है, और O11O6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर, आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक है मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए, है ना। आयोडीन युक्त नमक है ना। जैसे कि मेरे दोस्त कहीं कहीं पे आप देखिएगा, है ना, NaCl प्लस, है ना, NaCl कहीं कहीं पे ऐसा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, यानी सोडियम क्लोरीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड पढ़ते हैं, सोडियम क्लोरीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड पढ़ते हैं। और कहीं पे आपको दूसरा दिखाई देगा, NaCl सोडियम क्लोरीन प्लस, है ना, पोटेशियम ट्राई ऑक्साइड कहीं पे दिखाई देगा। तो दोनों सही है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? सोडियम क्लोरीन प्लस पोटेशियम ट्राई ऑक्साइड लिखा है। कहीं पे आपको ये भी नजर में आएगा, सोडियम क्लोरीन और
पोटेशियम आयोडाइड, के को क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम। आपको संकेत पता होना चाहिए और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बताइए तो 19 होता है, ठीक है, पोटेशियम का। नेक्स्ट इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, लॉक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, है ना। 36 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, कहता है कि लौंग तेल किस प्रकार का प्राकृतिक सूचक है ना। तो यह गंधीय सूचक होता है। कौन सा सूचक होता है, गंधीय सूचक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट कर दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस बढ़ते हैं, तड़ातड़ दम मार ले जा रहे हैं, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मजा भी आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर है ना 37 में पहुंच गए हैं और ये कहता है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या मेरे दोस्त होता है 2n का स्क्वायर। जैसे कि प्रथम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 4 होता है। दूसरा कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होता है ना। तो 4 है ना, 2 8 सॉरी, है ना। पहला में देखिए हम निकाल ही लेते हैं, है ना। पहला जैसे 2 प्रथम कोष में हमको निकालना है ना। और यहाँ पे 2 यानी 2 और इसका आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा। यानी कि पहला कोष में 2 आ जाता है, यानी 2 8 18 16 32 32 और 50। चलिए इतना याद कर लिए तो इतना से ज्यादा नहीं देता है ना। कितना कोष का, 2 4 6 कोष का बता दिए, है ना। तो किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पहुंच गए हैं, है ना। तो कहता है कि कार्बन के यौगिक सहसंयोजक क्यों होते हैं। अभी बताया था, चूंकि कार्बन के यौगिक सहसंयोजक इसलिए होते हैं क्योंकि वे 4 बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड पता होगा आपको, है ना। और 4 बॉन्ड बनाते हैं इसलिए, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्त राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा वी हो जाएगा, है ना। रीजन भी मैं बता रहा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना 39 नंबर आ गया, है ना। देखिए, है ना, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, HW। एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाता है मेरे दोस्त इसका, है ना, CN, है ना, H2N, है ना, या फिर CN, है ना, CN यहाँ पे 2 छूट गया, है ना। तो चलिए CnH2n N-2, या फिर इसका राइट क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। CnH2n हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है OH, है ना, OH, है ना, OH, है ना, क्रियाशील मूलक किसका है ना। तो ये सब प्रश्न तो आपको आना ही चाहिए, है ना, बिल्कुल सरल प्रश्न है ना, एल्कोहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्या चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन से एथिल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। एथिल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है C2H5OH CH3OH C2H2OH, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एथिल अल्कोहल का जो अनुसूत्र होता है वो C2H5OH हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 43, बेंजीन का सामान्य सूत्र क्या होता है बताइएगा, तो C6H6 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए एसिटिक अम्ल का, है ना, IUPAC नाम क्या है, तो बताइए जल्दी इसको क्या कहते हैं, है ना। इसका, है ना, HW स्वयं से आप इसको ढूंढ करके लाइएगा, है ना, कि बता दूं, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भाई कुछ तो HW में भी रहना चाहिए ना, है ना। सब के सब हम ही बता देंगे तो आप फिर क्या कीजिएगा, है ना। तो आप इसको स्वयं खोज करके लाइएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट रहा उसी को हम HW दे रहे हैं ना।
नहीं, ऐसा बात नहीं है, आप स्वयं से खोजिएगा, है ना। और 13 और 18 में पूछा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। ऐसे बता दें, क्या कहते हैं, हिंट दे देते हैं, है ना। हिंट तो बनता है। देखिएगा, इसका राइट आंसर एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या? चलिए आप स्वयं से लाइएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, फ्लोरीन किस तत्व का अपरूप है? हम बताए थे, है ना। बकमिंस्टर फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है ना। अब हाँ, एक बात और छूट गया था, देखिएगा। अच्छा, पृथ्वी पर कार्बन की उपस्थिति कितना है, ये बता दो। तो 0.02 होता है, 0.02 होता है ना। पृथ्वी पर 0.02% पृथ्वी पर कार्बन है, और वायु में कितना है? तो 0.03% वायु में कार्बन की मात्रा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 46 नंबर, है ना। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों के सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका हम पहले बताते हैं। एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, ये तीनों दम पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, पेप्टेन, है ना, पेप्टेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हिप्टेन, नॉनेन, डीकेन, ऑक्टेन, ये सब पढ़े हैं ना। चैप्टर नंबर 4 मेरे दोस्त, है ना। काफी अच्छा चैप्टर माना जाता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, डीकेन, है ना, पेप्टेन, हेक्सेन, ये सब पढ़े होंगे। डीकेन, नॉनेन, ऑक्टेन, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री में कोई आपको पराजित नहीं कर सकता मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊं, क्वेश्चन नंबर है ना 47 पहुंच गए हैं, है ना। कितना प्रश्न था, है ना। चलिए देखिए, इसमें भी बहुत मजा आएगा, है ना। देखिए, आईपीएम, पाइकोमीटर, इसी को कहते हैं, बराबर होता है। देखिए, आप पढ़े होंगे क्लास 9th के फिजिक्स चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 मापक पद्धति में आप पढ़े होंगे मेरे दोस्त, अंश और गुणाज पढ़े होंगे, अंश और गुणाज पढ़े होंगे, है ना। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, पढ़े है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पे वही है, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, यहाँ पे आ गया है पीको चौथा नंबर। और ये चलता कैसे है? तो 10 पर पावर, है ना, -3, 10 पर पावर -6, 10 पर पावर -9, 10 पर पावर -12, 10 पर पावर -15, 10 पर पावर -18 मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, है ना, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको यानी पिकोमीटर, 10 पर पावर -12। हाँ मेरे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मजा आया ना? बिल्कुल मजा आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, काफी सरल क्वेश्चन है। सोना की शुद्धता को व्यक्त करते हैं 22 कैरेट से, है ना। सोना की शुद्धता को कैसे व्यक्त करते हैं? तो 22 कैरेट से व्यक्त करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 49 नंबर। भाई मन गदागद हो गया आज, है ना। चलिए देखिएगा, क्लोरीन पर, है ना, क्लोरीन परमाणु के वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? पता होना चाहिए। क्लोरीन, क्लोरीन है, Cl2 है, Cl2 है ना मेरे दोस्त। अब जो ये Cl2 आप देख रहे हैं ना, तो देखिएगा, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। कितना होता है? 17। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान पता है? 35.5 होता है, लगभग में, एग्जैक्ट तो नहीं, है ना। 35.5 होता है। कितना? 35.5 होता है ना। और परमाणु क्रमांक 17 होता है ना। अब आप पता होगा, आपको निकाले होंगे, है ना, निकाल दूं। चलिए, ऐसे तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाऊं, चलिए देखिए, निकाल ही देते हैं, आगे क्यों बढ़ना। जैसे 17 होता है तो 17 है, ठीक, बिल्कुल 17 है ना। और आपको पता है कि परमाणु के कोष में जो पहला 2 इलेक्ट्रॉन होता है,
दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरा में 18। तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 2 निकल जाएगा यहां से बाहर, बिल्कुल, है ना। तो कितना बच जाएगा? 15 बच जाएगा। 15 में से 8 इलेक्ट्रॉन फिर चले जाएंगे, है ना। तो हमारा 8 इलेक्ट्रॉन जो है निकल गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब कितना बच जाता है? लास्ट में बच जाता है हमारा 7 इलेक्ट्रॉन। तो यही जो है अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अंतिम कोष में क्लोरीन का 7 बच जाएगा। इतना तो पता होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, है ना। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, CnH2n का सामान्य सूत्र क्या है? अरे क्या पूछे? इसका सामान्य सूत्र। अच्छा ठीक है, ये पूछा है तो बताइए। तो इसका अभी हम पढ़े थे एल्कीन, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी हम जस्ट आपको बताए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, ये तो अभी ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में एक एक क्वेश्चन ना फोड़ेंगे, पेपर में छेद कर देंगे, है ना। और आपको, है ना, 21 फरवरी क्वेश्चंस को छेद करके आना है ना। चलिए देखिए, है ना। कहता है क्वेश्चन से मेरे दोस्त, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु को, है ना, आसानी से काटा जा सकता है ना। ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम दिया है, ऑप्शन नंबर बी कॉपर दिया है, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम Mg दिया है, ऑप्शन नंबर डी Na, है ना, Na दिया है सोडियम। बताइए क्या होगा, है ना। किस धातु, हाँ सोडियम धातु को, है ना, आसानी से हम काट सकते हैं सोडियम धातु को। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर है 52, है ना। कहता है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण कैसे करते हैं बताइए? फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा करते हैं, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मेरे भाई ये सब क्वेश्चन तो ऐसे ही याद होना चाहिए, है ना। ऐसे ही दम, चूंकि एग्जाम है ना। और एग्जाम के लिए पहले से तुम रगड़ करके मेहनत कीजिएगा, है ना। 21 फरवरी, है ना, याद रखिएगा। ये सब फाइनल पीडीएफ आपको भेज दूंगा, है ना। चलिए, यदि आप ग्रुप में जुड़े हैं तो, नहीं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ूंगा, है ना। आप मेरा नंबर, आप अपना नंबर मेरे को भेजिए, है ना, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा होती है 0.03% या फिर 0.3% या फिर 3% या फिर मेरे दोस्त 10%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 0.03%, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, बढ़िएगा मत, है ना। दम यहीं पे बोर्ड पर नजर रखना है आपको, है ना। दम हटाना नहीं है ना, टिकाना है, दम बोर्ड पर नजर टिकाना है ना। इधर उधर ऐसे ऐसे नहीं करना है ना। आप बैठे जहां भी होंगे ना, दम स्थिर से बैठिए, पानी दम पीते रहिए, दम टंच रहिए, है ना। माइंड को पूरा फ्रेश रखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अरे खत्म हो गया भाई, है ना, खत्म हो गया, है ना। कुल 53 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अब आ रहे हैं सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के। तो मेरे दोस्त सबसे पहले, है ना, आप लोग थोड़ा सा किसी प्रकार का डाउट है तो आप मेरे से पूछिए, है ना। या फिर कल लाऊं सब्जेक्टिव, क्या कहते हैं? हाँ सब्जेक्टिव कल लाऊं या अभी करा दूं? ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, है ना। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न को। सब्जेक्टिव प्रश्न को मेरे दोस्त फोड़ने वाले हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। सभी दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, और मेरे मित्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि ऑब्जेक्टिव मजा आया तो, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न आ गया है ना। हमको बहुत खुशी हो रहा है कि मैं आप सभी को, है ना, आज 2 घंटा स्पेशल, है ना, 2 घंटा तो बीत भी गया, है ना, 3 घंटा होने जा रहा है। ठीक है, 2 घंटा कब पार कर दिया मेरे को पता ही नहीं चला,
है ना, कब पार कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे जहां तक खींचा जाएगा वहां तक जाएंगे। मेरे दोस्त कहते हैं ना, कहते हैं कि जीतने वाले है ना तब छोड़ देते हैं, कहते हैं हारने वाले तब छोड़ देते हैं जब वे जीत जाते हैं, लेकिन जीतने वाले तब तक छोड़ते हैं जब वे जीत जाते हैं, है ना। तो आपको जीत करके छोड़ना है, ना कि है ना मतलब कि अपने हार जाइए, है ना। आपको जीत जाना है तभी छोड़ना है ना, ये कि नहीं थक कर छोड़ देना है। तो चलिए अंतिम तक हम लोग बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर क्या है, क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, है ना। विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें है ना किसी यौगिक में से, है ना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व के द्वारा यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्व को हटाने की क्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है ना। विस्थापन अभिक्रिया को हम एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में से एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व को हटाने की क्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में मेरे दोस्त यहाँ पर है आपका जिंक, क्या है, जिंक है, और यहाँ पे क्या है, कॉपर है, कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट है। तो देखना यहाँ पे जिंक क्या है, एक तत्व है, कॉपर सल्फेट क्या है, यहाँ एक यौगिक है ना। तो यौगिक है तो जिंक क्या है, तत्व है। तो एक तत्व के द्वारा यदि यौगिक में से दूसरे तत्व को हटाता है तो उसे हम कहते हैं एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, है ना, एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हैं, जिंक सल्फेट है और प्लस कॉपर है। जैसा कि मेरे दोस्त, है ना, देखना है यहाँ पे, समझना है ना, क्या क्या है ना, एक जिंक है, एक तत्व है, ये यौगिक है, यौगिक में दूसरा तत्व कौन है, कॉपर है। तो जिंक क्या किया, कॉपर को हटा दिया, जिंक क्या किया, कॉपर को हटा दिया, है ना, और जिंक जाकर के बैठ गया सल्फेट के पास। जिंक क्या किया, सल्फेट के पास जाकर के बैठ गया और कॉपर को उधर फेंक दिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को, है ना, हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे Fe लोहा, आयरन है ना, तो कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया किया तो Fe सल्फेट प्लस कॉपर बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ूं, बिल्कुल, है ना। विस्थापन अभिक्रिया आपसे पूछा है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, है ना, जब दो अभिकारक मतलब मेरे दोस्त ये इधर वाला को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और इधर वाला को क्या कहते हैं, तो हम प्रतिफल कहते हैं, है ना। समझ में आया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, है ना, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। इसके फलस्वरूप बने पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। तो समझना है, देखिए जब दो अभिकारक अपने समूह का अदला बदली कर लेता है, जैसे बेरियम क्लोरीन है, सोडियम सल्फेट है, तो क्या किया, देखना शुरू जो है ये शुरू वाला है, तो शुरू किया है अंतिम से जाकर के, अंतिम से बेरियम जो है सोडियम सल्फेट के साथ जाकर के मिल गया, तो वहां पे सोडियम सल्फेट बन गया, और ये क्लोरीन जो है ना सोडियम के साथ मिल गया, तो क्या हो गया, सोडियम क्लोरीन हो गया। समझ में है, मतलब अभिकारक अपने समूह में अदला बदली कर लिया है मेरे भाई, है ना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन या द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। दूसरा एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो क्या करेगा, सोडियम जो है ये NHLCl से, है ना, क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगा, और हाइड्रो ऑक्साइड ये इससे अभिक्रिया करेगा, तो सोडियम क्लोरीन प्लस जल बन जाएगा, है ना। और ये क्या है, बेरियम क्लोरीन जो है इससे बेरियम सल्फेट से अभिक्रिया करेगा, है ना। यही एग्जाम्पल 2 बार आ गया।
कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट नेक्स्ट है ना, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब मेरे दोस्त, ऑक्सीकरण मतलब अवकरण है ना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है ना, उपचयन होता है। और अवकरण का मतलब होता है अपचयन होता है ना। वो ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग है ना तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बताइए तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं क्या चीज, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। जबकि है ना वियोजन है ना, उसके बाद है अवकरण। यहाँ पे आप देख सकते हैं है ना कि ऑक्सीजन का संयोग है ना, ऑक्सीजन का संयोग है, ऑक्सीजन का संयोग है, तो इस प्रकार से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से अवकरण है ना, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो किंतु ऑक्सीजन का निष्कासन हो, वियोजन हो, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अवकरण रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है क्या चीज, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। बिल्कुल मेरे दोस्त है ना, जैसे ये H2 है ना हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो H2 बना है ना 2HCl बना देगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अमाशय में होता है ना। चलिए अच्छा, इसका कितना कितना होता है पीएच मान पता है ना, कल पढ़ेंगे बायोलॉजी वाला में, ठीक है। देखिए कॉपर है ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड H2 से अभिक्रिया किया, कॉपर बना दिया, जल बना दिया, ठीक है। रिएक्शन पता है तो बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल आसान है। केमिस्ट्री में यही सब होता है, अपवाद तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, एक्सेप्शन तो भरा है केमिस्ट्री में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर अभी 45-50 क्वेश्चन है ना, दम जुटे रहिएगा अंत तक है ना, आज दम पूरा दिल खुश हो जाएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है उष्मा छेपी और उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए और क्या है। तो उष्मा छेपी है ना, देखिए उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके प्रतिफल में उष्मा की मात्रा बढ़ती हो, अर्थात तापमान बढ़ता है, तो उसे हम कहते हैं उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया। उष्मा शोषी जैसे कि देखिए यहाँ पे है ना उदाहरण दिया गया है ना, उदाहरण जैसे देखिए कार्बन है C2 और प्लस O2 है ना, अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा CO2 और प्लस है ना 3.2 जूल लिख दिए। जूल क्या है, ऊर्जा का ही तो SI मात्रक है ना, तो जिसमें है ना क्या चीज उष्मा की प्रतिफल में, देखिए यहाँ पे लिखा है भाई है ना, प्रतिफल में उष्मा है ना, उष्मा की मात्रा बढ़ती है ना, उष्मा की मात्रा बढ़ती हो अर्थात तापमान बढ़ता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं है ना, उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि हम देखिए प्रतिफल, ये हमारा अभिकारक प्रतिफल, प्रतिफल में उष्मा की मात्रा बढ़ गई है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन उष्मा शोषी है ना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके प्रतिफल में उष्मा की मात्रा घटती है अर्थात तापमान घटता है, तो उसे हम कहते हैं उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मेरे दोस्त यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक है और O2 ऑक्सीजन है, रिएक्शन करता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है और यहाँ पे उष्मा की मात्रा घटती है, अवशोषित होती है ना। चलिए आगे बढ़ जाऊं है ना, रिएक्शन तो बहुत है, एग्जांपल आप देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा CO2 है ना। ऑब्जेक्टिव कब समाप्त हो गया हमको पता भी नहीं चला, बताओ है ना, ऑब्जेक्टिव कब समाप्त हो गया। चलिए मजा तो आया लेकिन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन का मतलब मिल जाना, संयोग हो जाना, यानी मेरे दोस्त कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं है ना संयोजन रासायनिक अभिक्रिया को, बताइए। चलिए देखिए है ना, देखिए संयोजन मतलब वियोग, वियोग हो है ना, संयोजन मतलब मिल जाना
है ना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, है ना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मेरे दोस्त हाइड्रोजन, है ना, गैस है, और O2 ऑक्सीजन गैस है, तो दो या दो से अधिक पदार्थ, दो पदार्थ है और भी आकर के मिल सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट मिल सकते हैं, क्या चीज का दिक्कत। तो जब, है ना, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, जैसे H2O एक नया गुण जल बना दिया, है ना, तो इसी को कहते हैं संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, है ना। मजा आया? बिल्कुल, केमिस्ट्री है भाई, है ना, केमिस्ट्री को समझना पड़ता है, मैथ को समझना पड़ता है, फिजिक्स को समझना पड़ता है ना। तो चलिए समझिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, संक्षारण क्या है, इसके रोकने के उपाय बतावे, है ना। संक्षारण जो धातु, है ना, चलिए देखिए, जब धातु को खुली अवस्था में छोड़ देते हैं तो वायु के संपर्क में रहता है, नमी, आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में होने के कारण, है ना, देखिए इत्यादि के संपर्क में होने के कारण धातु के रंग जो होते हैं, चमक जो होते हैं, वे नष्ट होने लगते हैं, धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। उदाहरण, लोहा में जंग लगना, चांदी पर काला परत चढ़ जाना, तांबे के बर्तन पर हरा रंग का धब्बा दाग लग जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अच्छा, रोकने के उपाय, है ना, संक्षारण से बचाने का उपाय कैसे हम बचा सकते हैं। धातु को पेंट करना पड़ता है ना, धातु को ऊपर से आप पेंट कर दीजिए, तो क्या होगा, पेंट करने पर वायु और पानी के संपर्क टूट जाता है, ठीक है। और धातु पर तेल या ग्रीस लगाना, सतह पर लेप लगाने से जिंक नहीं लगता है। धातु पर जब तेल लगा देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं तो क्या आता है, धातु के जैसा छड़, तो इस पर लगा दीजिएगा, है ना, तो क्या होगा, लेप लगा देंगे तो जंग नहीं लगेगा। ठीक है, क्रियाशील धातु का लेप लगाना, जैसे लोहा पर जस्ता और तांबा, है ना, जस्ता Zn जिंक, कॉपर Cu का लेप चढ़ाना, परत चढ़ाना। और जास्तीकरण, है ना, लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाना, है ना। एनोडकरण, एनोडीकरण, एल्युमिनियम पर, है ना, मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाना, है ना। इसको आपको पढ़ना है ना, एनोडीकरण पढ़ना था, पढ़ चुके होंगे आप, है ना। आगे बढ़ते हैं, है ना, दहन अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए, है ना। दहन अभिक्रिया का परिभाषा लिखना है, बिल्कुल सरल है ना। देखिएगा, है ना, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जैसे कार्बन है ना, कार्बन है, C2 है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में क्या बना देगा, CO2 बना देगा, है ना। तो इसी को कहते हैं दहन रासायनिक अभिक्रिया। मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन, चूंकि भाई कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा, लकड़ी के जला रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना जलवे नहीं करेगा, प्लास्टिक को जला रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना जलता ही नहीं है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ना जलेगा, है ना। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पादन करता है, उष्मा और प्रकाश प्रदान करता है, उसे हम दहन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन अभिक्रिया किया तो कार्बन का दहन हुआ, है ना। ये अमोनियम, है ना, CH4 अमोनिया जब O2 से अभिक्रिया किया तो ये रिएक्शन बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से करेगा तो H2O बन जाएगा। समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब प्रश्न
कहाँ तक दिया है रेडॉक्स अभिक्रिया, चलिए इसको बताते हैं, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि देखेंगे प्रश्न कैसा कैसा है, जो थोड़ा हार्ड लेवल का रहेगा ना उसको बता देंगे, है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों एक साथ साथ होते हैं, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। चलिए, जैसे मेरे दोस्त जिंक है, कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर ऑक्सीजन भी है, और जैसे कि देखो ये है हमारा ऑक्सीकरण और ये है हमारा, है ना, क्या चीज, अवकरण, है ना, अवकरण। ये सब एग्जाम्पल्स है ना। यहाँ पे कॉपर का अवकरण हो रहा है, Zn जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, एग्जाम्पल दिया है ना। बिल्कुल पूरा अच्छा से लिखे हैं एक्सप्लेन करके, है ना। फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। VVI इस प्रश्न को कर लीजिए। VVI का मतलब होता है कि भूलाल भटकल आ ही जाएगा, है ना। VVI प्रश्न, है ना, भूलाल भटकल मेरे दोस्त ये प्रश्न पूछ ही देगा, ठीक है। तो देखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, दो विधि, तुक्का विधि और एक मेथड विधि होता है, मैथमेटिक्स विधि, है ना। तो उसको भी आपको पता होगा, देखिएगा, है ना। जॉन डाल्टन के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दाएं और बाएं दोनों तरफ दाया प्रति अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ के, है ना, अणुओं परमाणुओं का कुल द्रव्यमान समान होना चाहिए, जॉन डाल्टन के अनुसार, है ना। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूरी तरह से पालन कर सके, है ना। एक एग्जाम्पल्स भी लिए हैं, देखिए मैं जो भी एग्जाम्पल्स लिया पूरा सरल सरल एग्जाम्पल लिया, ताकि आपको रटना ना पड़े, है ना। एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको अभी सीखना नहीं है, आपको अभी रटना भी पड़ेगा, कुछ समझना भी पड़ेगा, है ना। और जो हल्का होगा उसी को आप चुनते हैं, हमको भी पता है ना। तो इसीलिए मैं पूरा हल्का हल्का दम इजी इजी लाया हूं लिख करके। बाकी जो प्रश्न है वो दम टफ है ना। ये प्रश्न पूछता है कि नहीं पूछता है, बिल्कुल 10 में पूछा, 17 में, 21 में पूछेगा, 26 में पूछ ही देगा, है ना, 26 में पूछ ही देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे दैनिक जीवन में, भाई हम सोच रहे हैं ना कि किसी प्रश्न को स्किप करके आगे बढ़ जाए, है ना, क्योंकि ये सब आपको पता है, लेकिन क्या करें हम खुद फंस रहे हैं। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और हम देख रहे हैं कि कौन वैसा प्रश्न आए ताकि हम बढ़े आगे छोड़ करके, है ना। और आपको हम पैनल PDF भेज देंगे, है ना, तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। नोट्स तो जो है यहाँ से जाता ही है, हम भेजते ही है ना। तो चलिए, है ना, यदि नहीं पता है तो आप इस नंबर से एक बार क्या कीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, तो मैं आपको नोट्स जो है भेज दूंगा, है ना। देखिए इस नंबर से, ठीक है। चलिए ठीक है, इस नंबर से आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है ना। तो मैं आपको नोट्स, साइंस सब्जेक्ट का नोट्स जो है मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, है ना, तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना। क्यों क्यों रखता है, क्योंकि यह हमारे शरीर, भोजन, पानी और वातावरण में संतुलन बनाए रखता है। इसलिए, है ना, पाचन तंत्र में पीएच का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते रहते हैं, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, HCl अम्ल बनता है, जो हमारे शरीर को, है ना, हमारे भोजन को, है ना, पचाने में काफी मदद करता है ना। और इससे क्या होता है, तो पेट में किसी भी प्रकार की नुकसान नहीं होते, जो भी एंजाइम्स होते हैं वे मारता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा, दांतों पर भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है ना। पीएच का, है ना, दांतों पर भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है ना। पीएच 5.5 से
कम होने पर है ना दांत खराब हो जाते हैं, लेकिन क्षारीय टूथपेस्ट सुरक्षा सुरक्षा देता है ना, सुरक्षा देता है। शारीरिक मेहनत करने के दौरान पीएच का महत्व है ना। अच्छा, जब ज्यादा मेहनत कर लेते हैं तो देखते हैं कभी कभी बहुत दर्द देता है। जब ज्यादा आप कभी कभी दौड़ते हैं है ना, दम कसरत कर लेते हैं तो उस दिन दम पूरा दम दर्द देता है। ये सब किस वजह से है ना, उसमें लैक्टिक अम्ल है ना। कौन सा अम्ल होते हैं बताइए तो? लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है हमारे है ना शरीर में है ना, मांसपेशियों में, तब दर्द देता है। ठीक है, देखिएगा है ना, देखिएगा सबसे पहले है ना, देखिएगा हाँ, मेहनत या कसरत करते में समय शरीर में अम्ल लैक्टिक एसिड लैक्टिक अम्ल बनता है। जब हम मेहनत करते हैं, जैसे हम अभी मेहनत कर रहे हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं है ना हमें कुछ हानियां है, हो जाएगा है ना। देखिए है ना, तो आप भी लाइक कीजिए भाई है ना, आप मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए सही पीएच संतुलन से थकान कम होती है। पीएच माने यदि सही रहा तो मिट्टी का पानी सही पीएच पौधे और जीवों के लिए आवश्यक होता है। अम्ल के प्रयोग से बर्तन का दाग धब्बा ये सब दूर कर देते हैं है ना, तो इसका प्रयोग कीजिएगा। क्या कहते हैं, यहीं तक प्रश्न छोड़ दें, यहीं तक छोड़ दूं, यहीं तक? अच्छा आगे बढ़ जाए। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बेकिंग सोडा का निर्माण लिखिए। बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है मेरे दोस्त? बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है? तो देखना है, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन ऑक्स कार्बोनेट भी कहते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको पढ़ते हैं, का इसका निर्माण अमोनियम सोडा विधि द्वारा साल्वे प्रोसेस के द्वारा किया जाता है ना, किया जाता है। जब सोडियम क्लोराइड NaCl के घोल में अमोनिया मिलाया जाता है NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है ना प्रवाहित की जाती है, तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, बेकिंग सोडा बनता है ना। रासायनिक समीकरण देख लीजिए, NaCl मिला दिए, अमोनिया मिला दिए और CO2 जल मिला दिए है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिए, तो रिएक्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट है ना प्लस क्या बना, अमोनिया बना है ना, NH4Cl2 है ना, अमोनिया क्लोराइड बना, अमोनिया क्लोरीन बना। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन प्रश्न छोड़ दे। बासिंग सोडा क्या है, गुण तथा उपयोग लिखे। ये भी बनता है ना, गुण तथा उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, चलिए 12 नंबर देखते हैं ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण। जो प्रश्न मैं छोड़ूंगा मैं पीडीएफ में भेज दूं, ठीक है। देखिए है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण एवं उपयोग को लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट इंटू अर्ध हाइड्रेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इंटू अर्ध हाइड्रेट ना होता है, बिल्कुल है ना। देखिएगा है ना, कैल्शियम सल्फेट इंटू अर्ध हाइड्रेट, देखिएगा है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम से होता है, कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहते हैं, ठीक है। संगमरमर इसी को कहते हैं, और है ना इसी को संगमरमर भी कहते हैं है ना। अच्छा, कली चूना है ना किसको कहते हैं, बुझा हुआ चूना भी इसी को कहते हैं, ठीक है। देखिएगा है ना, N2H2O जो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर होता है। गर्म करने पर जिप्सम कैल्शियम सल्फेट संगमरमर या जिप्सम से जल के अणु निकल जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट अर्ध जल योजित बनता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, है ना। प्यारे दोस्तों, समीकरण ये इस प्रकार है ना, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O तो बनता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट प्लस है ना H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। गुण, इसका गुण देख लेते हैं थोड़ा सा
है ना गुण। यह सफेद रंग का रंगहीन चूर्ण होता है ना, चूर्ण होता है, रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता है। पानी मिलाने पर यह जल्दी क्या होता है, कठोर हो जाता है, जम जाता है और कठोर हो जाता है। यह जल के साथ अभिक्रिया करके पुनः जिप्सम बना लेता है, जिप्सम बना लेता है। अभी हम रिएक्शन देखे थे, है ना। और उसका उपयोग क्या है, तो उपयोग टूटी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में, जब टूटी हड्डी टूट जाते हैं तो उसमें किया जाता है। फिर मूर्ति को बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। खिलौना को बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। दीवार और छत की डिजाइन में इसी का प्रयोग करते हैं। और प्रयोगशाला में, केमिस्ट्री है, प्रयोगशाला का चीज है तो इसमें तो किया ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का संचालन करता है। देखिए, अम्ल का जलीय विलयन है ना क्यों विद्युत का संचालन करता है, देखते हैं। भाई बहुत सारे प्रश्न हैं तो मैनेज तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 घंटा लगातार 3 घंटा हम यहाँ पे उपस्थित है ना, इधर से इधर नहीं हुए हैं, तो जरूर आप सब साथ दे रहे हैं, है ना। जब अम्ल को पानी में घोला जाता है तो वह आयन बनाता है ना, आयन बनाता है, आयन में टूट जाता है। जब अम्ल को है ना पानी में घोलते हैं तो वह आयन में टूट जाता है, और ये ही आयन जो होते हैं विद्युत धारा का संचालन करते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H2O और प्लस हाइड्रोजन आयन और माइनस आयन। आशा करते हैं कि आप ये सब चीज पहले से पढ़ रखे होंगे ताकि हमको समझाने में आसानी लग रहा है ना। बिल्कुल आशा तो हम ऐसी करेंगे ना भाई, क्योंकि 1 साल आप बहुत अच्छे से पढ़े, है ना। यहाँ पे उत्पन्न हाइड्रोजन आयन है ना, और आयन क्लोरीन आयन है, अभी बता दिए थे। धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर, चलिए बता देते है ना, स्पष्ट करना है। तो धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा आधार मानते हैं, और ये धोबिया सोडा और ये बेकिंग सोडा। धोबिया आधार जो है रासायनिक नाम, धोबिया सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है ना, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना। सूत्र यहाँ पे लिखा ही है, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O डेकाहाइड्रेट, बताए ना भाई, है ना। आप पढ़े होंगे क्या चीज, है ना, आप पढ़ेंगे नॉन एन डीकेन ये सब पढ़े हैं, है ना। जैसे और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस प्रकार से सूत्र है ना। अब मैं बता दूं प्रकृति, तो सोडियम जो धोबिया सोडा होता है वो अधिक क्षार होता है ना। और बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा, पकाने वाला सोडा, है ना। और क्या कहते हैं धोबिया सोडा बेकिंग सोडा का, और क्या बोलते हैं मीठा सोडा कहते हैं। और क्या कहते हैं साजी के नाम से भी शायद बेकिंग सोडा को देहाती भाषा में गांव में साजी सोडा कहते हैं, मीठा सोडा, पका हुआ सोडा इसी को कहते हैं, है ना। देखिए, और इसकी प्रकृति अधिक क्षारीय, हल्का क्षारीय होता है ना। और उपयोग कपड़े धोने में धोबिया सोडा का प्रयोग करते हैं, जल को मृदु बनाने में, है ना। और बेकिंग सोडा का उपयोग जो है पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं, और औषधि के निर्माण में करते हैं, है ना। उसके बाद तैयारी, मतलब इसको कैसे करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट में जल अणु जोड़ देते हैं, बन जाता है, अमोनियम सोडा विधि से इसको बनाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। आज यहीं तक रहने दे, है ना, क्योंकि यहीं तक क्वेश्चन ही था, ठीक है। आगे और भी प्रश्न आएंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, है ना। तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हम आशा करते हैं कि आप बढ़िया से एक एक क्वेश्चन समझ में आया। प्यारे दोस्तों, एक बार जरूर दिल पर हाथ धर के आप कहिएगा कि हमको समझ में आया है, और ये प्रश्न बिहार बोर्ड में
पूछा जाएगा, है ना। एक बार जरूर अपने आप में सोचिएगा मेरे दोस्त। तो आज का क्लास कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट में आप सब लिख दीजिएगा, है ना, ताकि हमको पता चले और हमें और भी ऊर्जा मिले, ताकि मैं और प्यारे दोस्तों लगातार 3 से 3.5 घंटा बीत चुके हैं, है ना। 3.5 घंटा लगातार आपके लिए हम लाइव क्लास में जुड़े रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों आशा करते हैं कि अच्छा लगा है ना। और मिलते हैं कल की क्लास में, बायोलॉजी की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज की क्लास आपने अंत तक, शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद।